बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं पीसीजी एक्टिव मेंबर जनाब चौधरी काशिफ मसूद साहब, जिनका ददिहाल बरेठी है और उनको होटल ऑपरेशंस में 16 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। आजकल वो होटल रेडिसन ब्लू में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर हैं। काशिफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुश आमदीद। सबसे पहले काशिफ साहब अपने चाइल्डी कनेक्शन के बारे में तफसील से बताएं प्लीज। जी काशिफ भाई सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम पहले तो अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे फराहम कराया। और मैं आपके सारे मेंबर को, सारे व्यूअर की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मेरे चाइल्डी कनेक्शन का ताल्लुक है, मेरा ददियाल बरेठी है और मेरे वालिद का नाम चौधरी मसूद अहमद है और मेरे दादा का नाम चौधरी अनवारुल हक और मेरे चचा का नाम चौधरी शकील अहमद और चौधरी फुदैल अहमद है। और जहाँ तक मेरे ननिहाल ताल्लुक का सवाल है तो वो आपके गांव में ही है, मलाक महगांव में। और मेरी मदर का नाम जो है जोहरा फातिमा है और मेरे मामू का नाम जो है अजीजुल हक है, वो मुमताज महल में रहते हैं। और ये मेरा जो है मुख्तसर सा जो है चाइल्डी कनेक्शन के बारे में। बाकी सारे रिश्तेदार, सारी जो है रिश्तेदारी चाइल्डियों में है, कहीं बाहर नहीं है। रसूलपुर हो गया, उधर हो गया, महगांव में बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। ऑफकोर्स महगांव इतना बड़ा गांव है तो यहाँ पे रिश्तेदारियां हैं। यही दो चार गांव में जो क्लोज रिश्तेदारियां है, वरना आना जाना सब जगह से और सब जगह से लोगों से ताल्लुकात हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ददियाल के बारे में बताया, आपने ननिहाल के बारे में बताया, थोड़ा सा ससुराल के बारे में भी बता दीजिए प्लीज। अरे ये तो आपने अच्छा किया कि पूछ लिया, नहीं तो मेरी बीवी को जो है बड़ी, मैं डरता भी बहुत हूँ कि मतलब बताया था आपको ना कि बस जो मैडम कहे भाई। मेरा ससुराल भी मलाक में है और जो है मेरी वाइफ का नाम जो है आमिना अनवर जाफरी है और मेरे ससुर का नाम तारिक जाफरी है। तारिक जाफरी है और मेरी सास का ताल्लुक जो है वहां से कदलापुर से है और उनका नाम फरहाना जाफरी है और उनके वालिद का नाम आप जानते होंगे, मरहूम मेहदी हसन। उनका ताल्लुक वहां से है। और हमारे जो है ददिया ससुर का नाम जो है अनवार 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 जाफरी जो है वो मलाक में ही पहले रहते थे। अभी उन लोगों ने जो है अपना घर रोड पे बना लिया है। बहरहाल पुश्तैनी वो लोग रहने वाले मलाक के ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई, उस बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। जी है, मेरी पैदाइश तो इलाहाबाद की है, मुमताज महल की है, मामू के घर की है। और स्कूलिंग के बारे में अब आपके क्या बोलते हैं, मेरे को भी थोड़ा सा, क्योंकि परगना चाइल्ड में अभी मैं आपका भी एक दो महीने से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो आपकी एक मुलाकात पीसीजी के साथ, तो प्रोग्राम में जो लोग आते रहे हैं उनका देखा है, तो उनके हिसाब से मेरी कोई एजुकेशन या ना मेरी इतनी उम्र ना इतनी कोई अभी अचीवमेंट भी नहीं है, तो थोड़ा मेरे को शर्म भी आ रही है। तो उसी पे एक जैसे बात में कहूँ, जरा सी नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम करूं। तो स्कूलिंग के बारे में तो मतलब मेरा ऐसा कुछ बताने लायक नहीं। मेरी स्कूलिंग शुरुआती जो है सारी स्कूलिंग, शुरुआती तो मेरे वालिदैन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी बीएससी एमए है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो घर पे हुई। फिर उसके बाद बगल का एक गांव है बूंदा, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मैं वहां पे पढ़ने गया। फिर 6 7 8 किलापुर मोड़ के पास एक गांव है मखऊपुर, तो वहां से किया। फिर 9 10 11 12 चाइल्ड से लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज से मैंने किया। और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से ग्रेजुएशन किया। मतलब उस टाइम थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग एमबीए इनका थोड़ा सा बूम आने लगा था और मैं थोड़ा आर्ट स्ट्रीम में था, तो लोगों ने कहा कि ऐसे बीए करने से एमए करने से कुछ होगा नहीं। अदरवाइज मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इस टाइम था कि टीचिंग में या इसमें कुछ ऐसे में जाऊंगा या पॉलिटिक्स में जाऊंगा, यहीं से बीए करता हूँ एमए करता हूँ ऐसा।
मैं कुछ फिक्स नहीं था, और ये था थोड़ा सा आर्मी उर्मी में जाने में भी इंटरेस्ट था, तो उसकी भी तैयारी कर रहा था, बट कुछ मटेरियलाइज होता दिख नहीं रहा था उस टाइम। थोड़ा सा जितनी जल्दी पढ़ के कुछ नौकरी करने लगे उसी को बेस्ट समझा जाता था। तो उस टाइम होटल मैनेजमेंट के मेरे साथ साथ इधर वाले पूर्वांचल के लड़के रहते थे। मैं हॉस्टल में ही रहता में मेरा रूम में लॉज था, और चौक में भी मेरा घर है। तो वो रहते, तो उन्होंने कहा कि ये होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स आया है, तुम्हें भरना है तो भर दो, हम लोग भर रहे हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने कहा, और घर वालों को ये था कि कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन में चले जाए तो लड़का जॉब से लग जाएगा। कोई पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब हाँ ठीक थे, एयू के मेन कैंपस में हो गया तो ये लगा था कि लड़का का कुछ कर ले जाए। तो फिर मैंने जो है भर दिया, और इत्तेफाक से आईएचएम के थ्रू हो गया। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया। फिर उसके बाद जो है होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब शुरू कर दी। फिर उसके बाद डिस्टेंस से मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी होटल मैनेजमेंट में किया दिल्ली पूसा से। तो ये जो है एजुकेशन का ये पूरा जो रहा ऐसा सा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सवालों के लिए मैं जफर आलम साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सवाल पूछें। जी काशिफ भाई। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब आपने जो स्कूल का नाम लिया वो हमारे गांव का है, वो कुछ यादव करके कोई हाई स्कूल कॉलेज करके रोड पे। अच्छा, आप मखौपुर के रहने वाले हैं? एलबीएस भोला न, प्रसाद भगड़ राम जूनियर हाई स्कूल, बीपीबीएल जूनियर हाई स्कूल। जी जी। अब चाइल्ड से थोड़ा आगे बढ़े तो लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज आ गया, जहाँ से हमारे जी अब्बा चाचा सब लोग ने पढ़ाई किया। जी फिर जी आगे जी तो आप मींस यूपी टेक्निकल कॉलेज, जिसको जेपी इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट, माशाल्लाह। मतलब उस दौर में जो जेपी की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव माना जाता था, इवन जी आईएचएम जी से। जी खैर, तो उस समय होटल मैनेजमेंट का दौर भी था, और हर लोगों का उस ईयर्स में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत ही स्कोप माना जाए। हालांकि आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज नहीं है। तो मैं उसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहता जी हूँ कि आपका प्रोफेशनल सफर किन रास्तों से होकर गुजरा? क्योंकि आई नो होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आज के दौर में एमबीए का आता है, यार एमबीए कर लो तो कैंपस हो जाएगा, ये पैकेज है वो पैकेज है। तो जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो नई जनरेशन देख रही है, इट्स नॉट इजी कप ऑफ टी। तो उसके बारे में जी। थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। अब हमारे लिए तो कोई जानकारी, पहले तो जब मैं इंटर किया तो कुछ पता ही नहीं था। लोगों ने जो एक दो मेरे साथ के जो दोस्त थे वो भी इलाहाबाद के कोई रहने वाले नहीं थे, वो सब थोड़ा एजुकेटेड। एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में मेरी फैमिली भी वेल एजुकेटेड है। मेरी मदर भी एजुकेटेड थी, वालिद भी मेरे बीए एलएलबी भी एक साल किया, बल्कि नौकरी नहीं की। और मेरे ननियाल में माशाल्लाह सब जो है काफी पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे मामू हो गए, और मेरी खाला सारी हो गई, और मेरे चचेरे चचा लोग हो, चचेरे मामू लोग हो गए, सैदुल रब लोग, और भी जो। लेकिन किसी को मतलब मेरे वालिद वालिदा या इन लोगों को इस सब एजुकेशन के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं थी, ना हमें थी। बहुत ज्यादा बीटेक मेडिकल, इंजीनियरिंग मेडिकल, थोड़ा सा एमबीए के बारे में उस टाइम लोगों को, क्योंकि मेरी ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2003-4 की। तो फिर मैं जो है होटल मैनेजमेंट करने गया। अब एक्चुअली थोड़ा सा उस टाइम में 17-18 की उम्र थी, और मैं थोड़ा एरोगेंट भी बहुत ज्यादा था। और इस वजह से भी मेरे वालिद ने कहा कि हाँ इलाहाबाद छोड़ दो। मेरे भाई ने जो बताया होगा, यूनिवर्सिटी में थोड़ा लड़ाई झगड़े, पढ़ने में भी ठीक था बट अदर एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व था कि पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। फिर अब जब हो गया तो फिर वहां गया, तो 2 ही 3 महीने में समझ में आने लगा कि ये गलत जगह पे आ गया। ये तो है ही नहीं, मतलब एक तो हमारा थोड़ा चाइल्डों वाला वो भी था, और मैं बाहर भी नहीं निकला। फिर वहां से निकला तो एयू में गया, इतनी यूनिवर्सिटी में, वो भी अपने शहर में। फिर वो हॉस्टल भी अलॉट हो गया, और बड़े भाइयों का, भाई के दोस्तों का एक जो चाइल्ड थे उनका साइकिल स्टैंड स्टैंड भी वहां पे चलता था। तो वो लड़ाई झगड़े में भी थोड़ा जो बचपना होता है। तो अब वहां पहुंचा तो वो सीनियर पहले ही से बताने लगे जो ट्रेनिंग करके आए थे। 2-3 महीने के बाद तो वो जब ट्रेनिंग वेनिंग होने लगी, तो एक बार हम 3 लोग इलाहाबाद और बनारस के थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब जो पैसा वैसा लगा है घर वालों का लग गया है, एक सेमेस्टर की फीस चली गई है, हम लोग चलते हैं और
चले जाते हैं यहाँ से। तो फिर बताने के लिए गए, एक टीचर बहुत क्लोज था तो उसने काफी मोटिवेट किया। तो फिर किसी तरह करके ये सोचा कि चलो करते हैं हम। ट्रेनिंग करने जहां गया तो वो अच्छे जगह पे कंप्लीटली जैसे बताया गया था वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मेरे साथ अच्छा रहा। यूजुअली लोगों के साथ बड़ा होता है, खराब होता है सुनने से ज्यादा, मेरे साथ अच्छा रहा। काफी अच्छी यूनिट मिल गई। ये मैंने किया था क्राउन प्लाजा न्यू दिल्ली में, जो फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में है। FC। तो वहाँ जी, तो वहां गया तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, अब ये सेकेंड ईयर आ गया, अब तो ये हुआ कि उस जमाने में 2.5-3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, और मेरे वालिद जो है किसान है, तो मतलब कोई ऐसी बहुत बड़े इनकम वाले भी लोग नहीं, काफी। और फिर कई भाई बहन भी माशाल्लाह, हम लोग जो है 6 भाई 1 बहन है। तो सब नीचे लगे थे, तो मतलब ये हुआ कि तुम कहीं ब्रेक करोगे तो सारे का कैरियर, तो उतना समझ उस टाइम हो गई थी, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो फिर आगे वाले भी वैसे, पीछे वाले भी वैसे जाएंगे। तो फिर वहां से जब ट्रेनिंग कंप्लीट की तो ये लगा कि हाँ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर उस हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया। अब वो फाइनली जो है क्या बोलते हैं, थर्ड ईयर तक ऐसे आने लगा। जब फाइनल ईयर आने लगा तो अब ये हुआ कि जॉब का कैसे होगा। उस साल जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो हुआ था 2000 कितने में हुआ था, 2000 आई थिंक वन 2001। 1 में हुआ, हाँ 2001 में मैंने लिया था। तो वो पूरा फुली जो है उसका इम्पैक्ट गया नहीं था, तो बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल। मैं तो पास आउट 2005, हाँ 5 का हूँ। तो उस टाइम जॉब उतनी थी नहीं। तो कुछ मेरे सीनियर जो है जेपी पैलेस आगरा में थे, जो कॉलेज से पास आउट हुए गए थे, तो उनसे मैंने बोला कि मेरे लिए भी जॉब को आप इंटरव्यू दिला दीजिए। तो फाइनल ईयर एक सेमेस्टर बचा था, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो उस टाइम हमें तो पता नहीं था। तो जेपी पैलेस आगरा एक तरह से जो न्यू रिक्रूटर के लिए जो है एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर होता था। तो हमें तब तो पता नहीं था, इतना बड़ा होटल था। तो वो ले लेते थे और खूब काम कराते थे। तो वहां से जब लड़का ग्रूम हो जाता था तो वहां के लड़के को दिल्ली में बड़े होटल वाले भी उठा लेते थे। हालांकि जेपी पैलेस भी बड़ा, बहुत बड़ा होटल है, वैसे होटल दिल्ली में भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मेट्रोस में जाना है तो वहां से, तो वहां गया तो इत्तेफाक से उनको रिक्वायरमेंट थी, इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ तो जॉब लग गई। उन्होंने बोला एग्जाम के टाइम आपको छुट्टी दे देंगे। तो पहले ऐसे यहाँ से शुरू हुआ, तो 2 साल वहां पे जूनियर हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट और हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, फिर ट्रेनी सुपरवाइजर। जूनियर हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट में बता दूं मतलब वेटर की नौकरी होती है। तो जी। डिपार्टमेंट जिसका जैसे चूज किया, तो मेरा एफएमबी सर्विस में इंटरेस्ट था, तो मतलब मेरे को वहीं से शुरू करना था। अब किचन में किसी का इंटरेस्ट है तो वो कुक से शुरू करेगा, फ्रंट ऑफिस में है तो रिसेप्शन से शुरू करेगा, रिसेप्शनिस्ट से, और हाउसकीपिंग में है तो रूम क्लीनिंग से शुरुआत तो वहीं से करनी, वहीं से शुरू करेगा। और भी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, हार्टिकल्चर होता है। ये सब अलग फील्ड से लोग आते हैं, जैसे एचआर वाले एचआर से आएंगे, और जो मैकेनिकल इंजीनियर उनका पूरा वो डिपार्टमेंट होता है। तो वैसे होता है एचआर में कुछ लोग जैसे होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के भी होते हैं, बाद में एचआर में एमबीए कर लिया तो होटल में उनके लिए ज्यादा फिजिबिलिटी हो जाती है। तो बहरहाल वहां पे 2 साल रहा और अच्छा सपोर्ट मिला। फिर काम में धीरे धीरे जो है मजा आने लगा। तो अब ये हुआ कि आगे बढ़ना है, और इंडस्ट्री में रेफरेंस थोड़ा चलता है, मतलब रेफरेंस इसके हिसाब से नहीं कि रेफरेंस से कोई आपको जो है जॉब मिल जाएगी। रेफरेंस से ये होता है कि एक इंटरव्यू लोग करा देते हैं। तो वहां 2 साल हो गया, और 2 साल 3 महीने में 2 प्रमोशन मिला, ट्रेनिंग सुपरवाइजर बन गया। तो एक सुपरवाइजर थे वो मैनेजर बन के ताज में जो है मैंगलोर में आए थे। तुमने मेरे को बोला कि यहाँ पे तुम एग्जीक्यूटिव बन के आओगे कि नहीं, तो मैंने कहा आ जाऊंगा। अब आगरा से आप समझिए 38 घंटे की ट्रेन है। अभी सोच के लगता है वो ये उस टाइम सभी करते थे ट्रेवल। आगरा से मैंगलोर की 38 या 40 घंटे की ट्रेन है, वो सबसे लंबी मेरे डिस्टेंस वाली ट्रेन। तो वहां से वहां गया, तो वहां फिर हो गया एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ताज में 1.5 साल रहा। फिर ऐसी किसी के थ्रू आईटीसी में जो है बेंगलोर में इंटरव्यू हुआ, आईटीसी होटल में। तो फिर वहां असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी लग गई। फिर वहां 1.5-2 साल किया। फिर मैंने रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल में लुधियाना में रेस्टोरेंट मैनेजर ज्वाइन किया, एक और लेवल अप करके। तो फिर वहां पे रेस्टोरेंट मैनेजर रहा वहां पे। अच्छा ये हुआ कि असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर, नेक्स्ट टू एचओडी कोई नहीं था, और बिजी टाइम में एचओडी ने रिजाइन करके चला गया। तो सेकेंड इन पोजीशन में ही था, असिस्टेंट एफएमडी की ना होने की वजह से। तो 8-9 महीने मेरी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। तो उसमें काम भी अच्छा हुआ, बिजी टाइम भी अच्छा निकल गया।
तो जब एफएमबी मैनेजर आया तो जो है मेरा जो है अप्रेजल फिर जीएम ने करके मेरे को 9 महीने में ही एएफएमबी दे दिया, असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर। वेरी गुड। फिर वहीं से 6 महीने के बाद प्रमोट करके रेडिसन मसूरी में मेरे को फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो है। उसी बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि 2-4 महीने के लिए मैं घर भी, मतलब 4 महीने के लिए मैं जॉब छोड़ के 4 महीने घर पे ही बैठा। फिर उसके बाद उस रेडिसन में दोबारा उसी कंपनी में ज्वाइन किया। फिर 6-8 महीने के बाद मेरा बाहर निकलने का कभी कोई इरादा नहीं था। तो इत्तेफाक से मतलब फिर एंड 8 साल 7 साल नौकरी करते इंडिया में हो गया, अच्छी ग्रोथ व्रोथ सारी हुई। तो मैं फाइनली मतलब जब सेविंग देखा तो कोई मतलब उस हिसाब से उतनी सेविंग नहीं थी कि मतलब कि प्रॉपरली शादी भी कर लो, एक छोटा घर बना लो, उतनी सेविंग नहीं हो पाई। तो ये हुआ कि 2-4 साल अब मतलब पहले मेरे पास मिडिल ईस्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रही, मैं कभी नहीं गया। तो फिर इत्तेफाक से एक मेरे पास अफ्रीका की आ गई और एचओडी। यूजुअली इंडिया से आदमी बाहर जाता है तो एक पोजीशन डाउन होके जाता है, नीचे होके जाता है। तो हम लोग की इंडस्ट्री में फिर वो ग्रो करके फिर वो पोजीशन आ जाती है। तो मेरे को सेम लेवल मिल गई अफ्रीका में, तो फिर मैं वहां चला गया। वहां चला गया तो ये स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी थी, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, 240 रूम की प्रॉपर्टी। और कन्वेंशन तो ईस्ट अफ्रीका में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। तो वहां पे फूड एंड बेवरेज मैनेजर ज्वाइन किया मैंने। फिर वहां 3 साल तक फूड एंड बेवरेज मैनेजर रहा। 3 साल के बाद प्रमोट होके वहां पे डिप्टी जनरल मैनेजर, जिसको हम लोग होटल में ईएम बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, और पीजीएम इक्वल इन पोजीशन। तो वहां पे जो है ईएम था। फिर उसी बीच जब ईएम हुआ तब उसी बीच मेरी शादी हुई। बल्कि मेरी एक लड़की, और शुरुआत में सब बच्चे बच्चे जो है, एक लड़की की पैदाइश के टाइम तो खैर यहाँ आ गई, लेकिन उसका शुरुआत का 2 साल वहीं थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए जो है अफ्रीका में ट्राई कर रहा था, बट स्टैंड लोन प्रॉपर्टी में नहीं, कोई ब्रांडेड में जैसे रेडिसन है या ये है। तो उस टाइम मेरे को जीएम अफ्रीका में मिल नहीं रहा था, ब्रांडेड होटल में। स्टैंड लोन प्रॉपर्टी में मिल रहा था, या तो छोटे ब्रांड में मिल रहा था, गोल्डन ट्यूलिप, और इसमें जो 70-80 रूम की प्रॉपर्टी है। तो किसी ने एडवाइस किया कि तुम इंडिया में थोड़ा सा अभी ट्राई कर लो, नंबर 2 की पोजीशन है, फिर यहाँ से अफ्रीका के लिए इजी हो जाएगा। फॉर्चुनेटली जो मेरा रेडिसन में जीएम था लुधियाना में, जब मैं काम करता था, तो उनकी कॉल आ गई, बोले मेरे पास जो है फूड एंड बेवरेज मैनेजर की पोजीशन है, एक लेवल नीचे की, अगर आपको आना हो तो आ जाओ, मैं 1 साल में आपको ईएम बना दूंगा। ये यूनिट जहाँ पे आए हूँ, ये रेडिसन की इंडिया में 100 यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट है। इवन जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी यूनिट है, उससे भी बड़ी यूनिट है। तो अच्छा। वो मेरे पहले भी बॉस थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है तो आप फूड एंड बेवरेज में आ जा रहे हो। बहुत बड़ा फूड एंड बेवरेज में डिपार्टमेंट है यहाँ पे, छोटा नहीं है। क्योंकि उनको एक्चुअली चैलेंज हो रहा था, इतने आउटलेट बढ़ा लिए थे। इस होटल में हमारे पास 8 फूड एंड बेवरेज आउटलेट है, 8 रेस्टोरेंट हैं, और फिर बैंकेट है। तो यूजुअली अब जो होटल खुल रहे हैं नए 5 स्टार, उसमें 110 120 रूम की इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री रूम की ज्यादा कर ली, बट आउटलेट कम रखते हैं। तो नए जो फूड एंड बेवरेज मैनेजर है, बड़ी एफएमबी चलाने में उनको दिक्कत होती है। मेरे पास बड़ी एफएमबी चलाने का एक्सपीरियंस, तो उनको जरूरत थी। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, 1 साल बाद हम फिर आपको ईएम बना देंगे, फिर उसके बाद आप फिर ट्राई करना जीएम के लिए जहाँ जाना होगा। तो मैंने बोला ठीक है। काफी मैंने सैलरी उल्ली कम्प्रोमाइज करके फिर वहां से यहाँ जो है फाइनली आया। तो उसके 4 ही 5 महीने के बाद अल्लाह को दूसरा लिखा था, कोविड हो गया, आ गया। और तो कोविड आ गया, तो खैर उसमें सभी के साथ हुआ, लेकिन उसका मेरे को डिफरेंस का ये फायदा हुआ कि मेरे कंफर्मेशन नहीं हुआ था दोबारा से रेडिसन, मेरे 6 महीने पूरे नहीं हुए थे। तो मेरे को लेड ऑफ नहीं किया, 4-5 महीने तक हाफ सैलरी देते रहे, उसके बाद बंद कर दिया। तो ये मेरी रीज्वाइनिंग नहीं है। बीच में फिर मैं 9 महीने अफ्रीका छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके चला गया था, सेट करने के लिए रेडिसन होटल के ही। तो ये अब जब ऑपरेशन प्रॉपर हो गया, तो फिर से मेरे को दोबारा बुला लिया। तो प्रोग्राम अब आप समझ लीजिए फिर नए तरीके से शुरू हो गया जी। तो ये पूरा एक मुख्तसर सा जो है सफर रहा है। अफ्रीका की मार्केट हॉस्पिटैलिटी और इंडिया में, या अफ्रीका मिडिल ईस्ट और इंडिया में, आप कितना फर्क पा रहे हैं आज के दौर में? देखिए मेरी अफ्रीका मार्केट, और आपने सही पूछा भी, जिसकी मेरे को जानकारी भी है, मतलब जिसको मैं फिजिकली जानता हूँ। क्योंकि यूरोप मार्केट मैंने उतनी देखी नहीं, बट ऑफकोर्स जानते रहते हैं कि सारे कनेक्शन में लोग रहते हैं, सब पता है। बट मिडिल ईस्ट की पूरी मार्केट मेरी बहुत अच्छे से देखी हुई, बहुत क्लोजली देखी हुई है। मतलब मैं अक्सर जब अफ्रीका में रहता था तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेता था, तो 3-4 दिन का एक्सटेंशन लेके, वो $100 वाला वीजा मिलता है। तो फैमिली को भी खुश हो गई, चल दुबई घुमाते रहे तुमको इस बार। कभी वो उससे लिया तो ओमान घुमाते रहे वो, और
हमारा हॉस्पिटैलिटी का ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, सब जगह के रेट फिक्स होते हैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कम पे, तो फैमिली भी खुश हो गए और मैं अकेले भी जाता तब भी मेरे को घूमने का शौक भी है। तो मैं देख रखा है। देखिए, अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं। अगर आप सर्विसेज की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जैसे इंडिया की सर्विसेज है वैसी सर्विसेज आपको कहीं होटल में नहीं मिलेगी। इतना रिस्पेक्ट के साथ, इतना प्रोटोकॉल के साथ, और सारे सीक्वेंस फॉलो होंगे, सारे स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। मिडिल ईस्ट में आपको प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे बट वो सर्विसेज नहीं मिलेगी, वो फाइन डाइनिंग सर्विसेज नहीं मिलेगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग और सर्विसेज आपको उतने क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे। इंडिया में क्या है कि सर्विस का स्टैंडर्ड, इसलिए इंडिया में जब मैं रहता हूँ तो मेरे पास काम बहुत ज्यादा होता है। जब मैं अफ्रीका में रहता हूँ तो मतलब मेरे पास एक मैनेज करना होता है, मेरे ऊपर प्रेशर उतना नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में क्या, जैसे मैं अभी IT हब में बैठा हूँ, अब कुछ भी प्रॉब्लम हुई यहाँ सब, अभी कोई जाके ट्रिप एडवाइजर पे लिख देगा, कोई जोमेटो पे कुछ लिख देगा, कोई, अब इतने ऑनलाइन पोर्टल हैं यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अब मिडिल ईस्ट में कोई नहीं लिखता है। अब वहां पे किसी को, यहाँ पे क्या है कि इंडियन गेस्ट भी थोड़ा ट्रिकी होते हैं, हमारे इंडियन की थोड़ा आदत भी होती है कंप्लेन करने की बहुत ज्यादा, और जिनको कुछ पता है या तो अपना शो करना है, दे आर वेरी इगोइस्टिक, तो थोड़ा सा। अफ्रीका क्या, अफ्रीका अभी शुरू हुई है इंडस्ट्री। हाँ, अभी अफ्रीका शुरुआत है, बहुत अफ्रीका में जो अभी तक थे, वो अफ्रीका में जो होटल हुआ करते थे आज से 20-25-30 साल पहले, वो खाली फॉरेस्ट सफारी के लिए 5 स्टार रिजॉर्ट थे। और अब उनके सारे जितने भी, क्योंकि अफ्रीका मेरा मतलब आउट ऑफ 48-49 कंट्री, मैं 43 कंट्री घूम चुका हूँ। जॉब तो दो तीन ही कंट्री में किया, मैं घूम चुका हूँ मैं 42 कंट्री। तो अब उनके भी एटलीस्ट मेट्रो सिटीज, सॉरी कैपिटल सिटी और एक और सिटी कम से कम, जहां पे हर ऑलमोस्ट सारे कैपिटल सिटी में 2-4 5 स्टार होटल, 5 5 स्टार होटल आ गए। तो वो अभी ग्रोइंग स्टेज है वहां पे, तो स्टार्टिंग है। तो वहां पे आप भी जाओगे तो उतना कंप्लेन नहीं करोगे, आप भी बोलेगा अफ्रीका है यार, तो अभी ग्रो कर रहे हैं ना। तो ये फर्क है। तो ये इंडिया का तो मतलब सर्विसेज का बहुत ही, इंडिया की जैसे सर्विसेज कहीं नहीं। हाँ, वो तो ट्रू। आप F&B से रिलेटेड हैं और आप अफ्रीका युगांडा से आ रहे हैं कि ये एक वहां पे बहुत रनिंग डिश है, ये रोलेक्स क्या है? रोलेक्स क्या होता है, जैसे हम लोग अपना जो वो नहीं, अरे सब जगह चलता है वो, वहां का नाम चेंज हो गया है। वो एक के रोटी के बीच में, और वो जस्ट रोल बना के, जैसे हम लोग चिकन रोल और खाते हैं ना, तो वो उसको उसका नाम दिया, वो उसके अपने स्टाइल में जो है, वो क्या बोलते हैं, एक को और वो रोटी को वो बना के मिडिल वो ईस्ट अपना रोल बना। शौर्मा खाता है, युगांडा अफ्रीका रोलेक्स खाता है। हाँ, रोलेक्स बहुत फेमस है, वो उनका एक तरह से बाइट हो गया, मतलब स्नैक्स टाइप का हो गया वो रोलेक्स के। स्पेशली वो सोचते हैं कि ये हमारी क्रिएशन है, जबकि एक्चुअली ये उनकी क्रिएशन नहीं है। उनने अपना वो फ्यूजन करे किया है, तो बहुत सारे 5 स्टार होटल में उसके काउंटर भी रोलेक्स के नाम से वो लगाते भी हैं। जी, बस मेरा लास्ट में, फिर मैं काशी भाई को हैंड ओवर करता हूँ। आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं और आपने कोविड का सिचुएशन देख लिया और अभी रनिंग कंडीशन है ऐसी, और हर इंडस्ट्री आज के दौर में, जब कोविड से एक नया फैशन चला या एक नेसेसिटी थी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी रही जो वर्क फ्रॉम होम से बिल्कुल दूर रही। मतलब वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ नहीं, उसमें या तो काम या तो ले ऑफ, दो ही ऑप्शन था। और ये सब आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी या जाएंगी। तो एज पर योर एक्सपीरियंस, आने वाली जनरेशन्स को जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप एक शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इसलिए पूछा, जैसे आपने कहा मैं बहुत एरोगेंट टाइप का था, यूनिवर्सिटी साइकिल स्टैंड ये वो, और आप सिक्के के दूसरे पहलू पे हैं। काम, कूल, हॉस्पिटैलिटी का ये सबसे बड़ा बेसिक है। मींस पर्सन फर्स्ट, होटलियर सेकंड, यही कहा जाता है शायद। बस आप एक छोटा सा मैसेज दें और फिर मैं काशी भाई को हैंड ओवर करता हूँ। वो आपने थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बता दिया। एक्चुअली जो ये कोविड की सिचुएशन से गुजरे, देखिए ये बिजनेस का सारा डायनेमिक्स एकदम चेंज हो गया है। नॉट ओनली अदर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और वर्क फ्रॉम होम जैसा, जैसे हम सोचते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं है। जब तक ऑपरेशन नहीं है तो हमारी इंडस्ट्री में आज भी कुछ नहीं है वर्क फ्रॉम। लेकिन अभी उससे ये हो गया है, जैसे हमारी HODs की मीटिंग जरूरत पड़ने पे
जूम पे हो जाती थी। पहले होटल वाले ये सोचते थे कि ऑपरेशन की कोई मीटिंग जूम पे हो ही नहीं सकती है, अब एटलीस्ट टॉप लेवल की मीटिंग जूम पे हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारी चीजें उस पे। ग्राउंड लेवल में मिड मैनेजमेंट को तो आज भी वर्क फ्रॉम कुछ नहीं, एचओडी एंड एबव में अब थोड़ा सारा स्कोप हो गया है कि आप घर रहते हुए बहुत सारी चीज कर सकते हैं। अब देखिए इंडस्ट्री से जो हमारे, आप जो मेन मैसेज आप पूछना चाह रहे थे कि यंगस्टर के, देखिए हर इंडस्ट्री के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही है, लेकिन कंपेरेटिवली अदर इंडस्ट्री और बीइंग होटलियर हम लोग को तो मतलब सारों का पता होता है। पता मतलब ऐसा नहीं पता होता, मतलब नोइंग एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन। तो मतलब ये नहीं करा कि हमें जानकारी होती, लेकिन हम हर फील्ड वालों से मिलते रहते हैं, हमारा 24 घंटे का काम ही होता है। तो जो हमने ये देखा है कि जैसे कंपेरेटिव अदर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज लेस पेड, वो ग्रो करने में टाइम भी लगता है। अब तो फिर भी हैंडसम पेमेंट हो गई, पहले थोड़ा। और दूसरी चीज ये है कि वर्किंग आवर ज्यादा है, एक मतलब इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक भी आपके वर्किंग आवर, और ये एक दिन की नहीं, ये कंटिन्यूअस है, आपको 11-12 घंटे तो आप सेट कर लीजिए कि इतना टाइम होटल में रहना। वो फिर जैसे जैसे आप ग्रो होने लगे, 12 घंटे है तो फिर आप हेल्थ क्लब चले गए 1 घंटे के लिए और रूम लेके ब्रेक ले लिया, लेकिन दैट इज आफ्टर 10, जैसे आप ग्रो करें उसके बाद की बात है, स्टार्टिंग में तो आपको वही करना है। तो एक ये हो गया। अदरवाइज जैसे लड़का बहुत मतलब के जो लड़के स्मार्ट हैं, जिनको थोड़ा पैशनेट है, थोड़ा कम्युनिकेशन है, जिनको लोगों से मिलने में इंटरेस्ट है, जिनको सर्विस करने में एरोगेंस नाम का चीज नहीं है, और जो मतलब कैरियर इस फील्ड में देखना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री खराब नहीं है ये। अभी तो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट भी बहुत अच्छी ठीक हो गई है, लेकिन जो है कि पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बिना पेशेंट के तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये दो जो मतलब लोग ये समझ के आए कि 9 घंटे की नौकरी है, या मान लीजिए आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि मेरे को देख के मेरे एक दो कजन वजन जो है आए, तो अब मेरा ये 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अगर मेरे को सूट में देखे कि ऑफिस में बैठा है, चाय पी रहा है, एग्जाम्पल बात बता रहा है, ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं है मेरा, लेकिन द स्टेजेस विच आई हैव गॉन, अभी आप देखिए आई एम ऑन द 9th पोजीशन सिंस आई स्टार्टेड, और टिल एचओडी तो 9 पोजीशन में आपको 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे कम से कम, अगर हर ईयर भी आपने प्रमोशन लिया तो ना। और फिर उसके बाद जैसे जैसे यू विल ग्रो, तो उसके बाद तो फिर प्रमोशन भी स्लो होंगे ना, तो टाइम लगता है। और इंडस्ट्री अच्छी अभी के जो है कंपेरेटिवली ये हुआ है कि जो थोड़ा सा ड्रॉबैक्स रहा है कि लोग करने के बाद 1-2 साल जॉब करने के बाद काफी लोग क्विट कर देते हैं। और क्विट करने में ये कोई नहीं कि अपनी ही बराबरी में, ये कॉलेज का भी, ये आईएचएम के लड़कों का ये होता है, जब फाइनल ईयर अगर आप 60 बच्चे थे, 5 साल जॉब कर, 3 साल कॉलेज हो गया, 5 साल जॉब, उसके बाद आप देखोगे तो उसमें से 20 लोग इंडस्ट्री में है, तो 40 और फील्ड में चलेगा। और अदरवाइज अपॉर्चुनिटी बहुत है, जैसे एविएशन में बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन सब टाइम के साथ है। आप सोचोगे फौरन मिल जाएगी, नहीं। जैसे अभी आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें फैसिलिटी का बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे जेपी मोर्गन हो गए, गोल्डमैन सैक हो गए, इनके यहाँ कम से कम फैसिलिटी मैनेजर, असिस्टेंट फैसिलिटी, और अच्छी मतलब हमारी सैलरी से अच्छी पेमेंट होती है, मगर हम मूव नहीं करते अपने करियर पॉइंट आप देख के। उसमें भी लाइन है, जिसको अगर 9 to 6 वाली चाहिए, सैटरडे संडे वाला ऑफ चाहिए, वहां जाए, अच्छी पेमेंट है, स्लो ग्रोथ होगी, अपना मस्ती में रहे। और भी सारे अभी जैसे, लेकिन ये सब अभी 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद है। जैसे हॉस्पिटैलिटी में आपने 10 साल काम कर लिया, तो बहुत 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 सारी कंपनी आपको एज ए एडमिन ले लेती है, क्योंकि यू गॉट द यू नो दैट आप 200 स्टाफ को तो मैनेज करने का आपने सीख लिया है ना, एंड द बिगेस्ट टास्क फॉर द मैनेजर इज टू मैनेज द मैन पावर। जब मैन पावर मैनेज करना आ गया, तो मोस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू। तो ये है, अच्छा है। अभी 2-3 लड़के हैं अब जो नौकरी कर रहे हैं 2 साल से, जो अभी निकले हैं। तो और मतलब कोई और भी जो है, ये है मेरी श्योरिटी। बाकी अल्लाह की मर्जी, कोई भी अगर करता है या कोई भी कर चुका है, इंशाअल्लाह जॉब लगाने के लिए मैं भी, वो खुद भी लग जाएगी, 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब, बशर्ते ये है कि वो काम करना चाहे। जी शुक्रिया काशिफ भाई। काशिफ भाई आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। काशिफ साहब, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं प्लीज। जी, फैमिली में मेरे वालिद हैं, चौधरी मसूद अहमद साहब हैं, वो बरेठी में रहते हैं और खेती बाड़ी का काम देखते हैं।
और मेरे दादा जो थे मरहूम चौधरी अनवारुल हक साहब थे, वो भी खेती बाड़ी का ही काम देखते थे। और मेरे वालिद तो अकेले हैं, बट मेरे चचा हैं, मतलब घर एक ही हम लोग का रहा है, शकील अहमद और चौधरी फुजैल अहमद, ये मेरे चचा हैं। और मेरी अपनी फैमिली में वालिद का बता दिया, मेरी अम्मी हैं जो, उनका नाम दोहरा फातिमा है। और माशाल्लाह हम लोग 6 भाई 1 बहन है। सबसे बड़े वाले भाई साहब जो है आतिफ उनका नाम है, वो इलाहाबाद में रहते हैं, चौक में हमारा पुश्तैनी मकान है, हमारे परदादा ने बनाया था, मेरे दादा ने नहीं बनाया। चौधरी अनवारुल हक मेरे दादा का नाम था, और परदादा का नाम चौधरी अब्दुल हक। तो बरेठी वाला हमारा मकान भी उन्हीं का बनाया हुआ है, इलाहाबाद वाला भी चौधरी अब्दुल हक का ही बनाया हुआ है। और जो भी हमारे पास अभी करंट जनरेशन में जो जमीन जायदाद जो भी है थोड़ी बहुत, वो उन्हीं की बनाई हुई, चौधरी अब्दुल हक साहब की ही बनाई हुई है। उनके पहले हमारे घर में 2 पीढ़ी पहले तक जमींदारी नहीं थी, उससे पहले थी, तो उनको हेरिडेटरी कुछ नहीं मिला था चौधरी अब्दुल हक साहब को, जो हमारे परदादा थे, उन्हीं का सारा सब कुछ, जो दरवाजा और सब बनाया हूँ, उनके 2 पीढ़ी पहले जमींदारी नहीं थी और पहले थी। तो मेरे दादा लोग 3 भाई थे, तो एक के जो है साहबजादे शकील चौधरी और फुजैल अहमद साहब है, एक पाकिस्तान चले गए थे, एक मेरे दादा थे। मेरे दादा की जो है मेरे वालिद है, और एक बहन थी जो आपके गांव में जो है बिहाई थी, हमारे मामू को, जो हमारे मामू भी हुए और फूफा भी हो गए, अजरुल हक। और जो है 2 खाला हैं, एक कटौला भी आई है, एक जो है गंगा पार बाहर बाहरी में भी आई थी, मोहिद्दीनपुर जो गंगा पार है वहां पे भी आई। तो उनके 2 बच्चे हैं। और भाइयों में बड़े वाले भाई का तो बताया, वो खेती बाड़ी का काम देखते हैं, लेकिन रहते इलाहाबाद में ही हैं, शाम को आ जाते हैं। उसके बाद मैं हूँ सेकंड नंबर पे, मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। तीसरे नंबर वाला दिल्ली में है, उसने जो है पैथोलॉजी में कुछ ग्रेजुएशन किया है, अभी लैब मैनेजर है आई थिंक, उसमें देन बैक्सी में या किसी कंपनी में वो लैब मैनेजर है दिल्ली में। और उससे छोटा वाला जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, वो एरिया मैनेजर है। और उससे छोटी बहन है जो इलाहाबाद, अब तो इंडियन बैंक हो गया, पहले इलाहाबाद बैंक था, तो वो इंडियन बैंक में ब्रांच मैनेजर है। और उसकी शादी कटौला में खाला के लड़के के साथ ही हुई है, वो लोग करैली में रहते हैं। और उससे छोटे वाले नासिर साहब हैं, शायद अब उनको जानते भी हो, पहले जो है चाइल्ड ग्रुप पे काफी एक्टिव भी थे, शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, अब थोड़ा कम रहते हैं एक्टिव। वो दुबई में है, अल रवाबी डेयरी में है, वो सेकंड लास्ट है। उनसे छोटे वाले जो हैं वो दुबई रिटर्न है, तो वो उनने भी बीटेक डेली किया था, तो उनकी दाढ़ी थी या जो भी बता रही, 2 बार वो दुबई गए, तो बीटेक कर रखा था, तो देरी में ही कर रखा था। देरी में काफी रिश्तेदार भी है, मेरा छोटा भाई भी है, मामू का लड़का भी है, और चचेरे मामू का भी भांजा भी है। तो उनको 2 बार नौकरी, तो उनका पता नहीं जो भी वजह रही हो, दोनों बार उनका वीजा रिजेक्ट हो गया, और उनका ऐसे भी जाने का शायद मन भी नहीं था। तो उन्होंने फाइनली कहा कि अब तीसरे, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा दाढ़ी छोटी करा के फोटो खिंचा लो, फिर चाहे बड़ी कर लेना। तो उन्होंने बोला नहीं 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 खिंचाएंगे। तो फिर वो, और उनका जाने का भी अब कोई कंफर्म रीजन नहीं है। आई वाज आल्सो सरप्राइज कि दाढ़ी की वजह से मतलब मिडिल ईस्ट में नहीं वीजा वीजा रिजेक्ट। उनके कंपनी ने यही बोला कि आप छुट्टी करा के, एक्चुअली देरी का भी मामला था ना, देरी में थोड़ा हाइजीन का भी होता। बहरहाल 2 बार वो गए, उनको दोनों बार वहां पे 3-3 4-4 महीने रहे भी, बट एनीवेज उनका मन भी नहीं। अब फाइनली वो बरेठी में है, और क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वालिद वालिदैन अकेले बरेठी में रहते हैं। तो उनका एक ये रीजन भी था कि कम से कम घर वालों के पास, बड़े वाले भाई आते जाते हैं, तो इलाहाबाद से रोज ही आते हैं, लेकिन उनका अपना ही कुछ मतलब करने का मन था, तो वो अभी 1 महीने से परमानेंट जो है बरेठी में है, 1 साल से माशाल्लाह। तो अभी केला वेला का उन्होंने खेती शुरू की है बड़े भाई के साथ, मटर उटर की, आपकी थोड़ी जो होती है वो लगाए हैं। काशिफ साहब, आपके कैरियर से जुड़ा कोई यादगार वाकया हो तो हमसे शेयर करें। कैरियर से जुड़ा तो रोज ही एक वाक्य होता है, बट आपको एक दो तो बहुत ही अच्छा वाक्य है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार छोटा जब शुरुआत का कैरियर था, तो एक कुक के खाने में राइस में स्टोन निकला। तो जो सर्विस कर रहा था वो मैं कर रहा था, मैं उसके पास गया, यार स्टोन निकला है। और जीएम के पास बात पहुंची, तो मेरे को बुलाया, और जिसने बनाया तो उसको बुलाया, शेफ को बुलाया गया कि क्या यार शेफ, तुम्हारे खाने में
किचन में अभी भी बहुत से लोग जो है अप्रेंटिसशिप से आते हैं, मतलब पढ़े लिखे होते हैं लेकिन होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, इंडियन सेक्शन में स्पेशली, तो जो खानदानी कुक हुए तो उनको मिले, कॉन्टिनेंटल सेक्शन में नहीं, इंडियन में आज भी बहुत सारे रहते हैं। तो उसको लेके मैं गया जीएम के पास, एफएमबी मैनेजर भी था मेरा, तो जीएम ने पूछा क्या यार तुम्हारे खाने में पत्थर निकला राइस में। बोले क्या करे साहब, आप खाने में पत्थर नहीं तो क्या हाथी घोड़े निकलेंगे। बढ़िया वाला राइस दिलाओ, आप सस्ता वाला राइस दिलाते, हम पैकिंग का नाम बता, उसमें अब कौन छानेगा। तो एक ये वाक्य था। एक मेरे साथ बड़ा वाक्य अभी 5-6 साल पहले का था। तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस आने वाली थी, तो मैं भी घूम रहा, तो मैंने कहा मैं ही घुमा देता हूँ इनको, होटल का ओरिएंटेशन करा देता हूँ। तो मैं उनको लेके गया। तो जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर टेरिस था, तो उस टेरिस में कबूतर जो है अक्सर जो है, होता है ना कि सारा वो कर देते, कितना भी साफ करो नीचे फिर 1 घंटे बाद आओगे तो वैसे ही है। तो उधर मैं ले नहीं जाना चाहता था, गेस्ट ने बोला दिखाओ टेरिस क्या है, वो लेके गया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ओह टू मच, दिस इज टू मच पिजनशिप इज देयर। अब मेरे भी समझ में नहीं आया, इतना हाई प्रोफाइल गेस्ट, मैंने कहा कैसे इसको, मैंने बोला आई थिंक द पिजन्स हैव द डायरिया यस्टरडे। तो वो भी आते हैं, वो बात जो है निपट गई। तो ऐसे ही एक और वाक्य है, एक बार मेरे सिक्योरिटी मैनेजर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोला कि ये पार्किंग पे कार आ रही है, इसको चला के जो है इसको पार्किंग में लगा दो, अभी कोई वैले नहीं है पार्किंग करने के लिए। तो उसने जो है बोला कि मेरे को कार चलानी नहीं आती है, सिक्योरिटी मैनेजर ने, तो आर्मी से रिटायर्ड था, उसने बोला कि कार चलानी नहीं आती। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में तुम सिक्योरिटी में हो, सिक्योरिटी मैनेजर हो, तुमको कार चलानी नहीं आती। तो बोला साहब आप तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो, आपको प्लेन चलानी आती है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। बरेठी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। आपका बचपना बरेठी में ही गुजरा। बरेठी से जुड़ा आपके बचपन का कोई मजेदार वाकया याद हो तो हमें सुनाएं। बरेठी के नाम से तो कशिश लखनऊ, अरे तौबा, फिर वही हम अमीनाबाद। तो बरेठी तो बहुत ही क्लोज है, और मेरा तो बचपन भी गुजरा बरेठी में। तो बरेठी मैं जब भी छुट्टी जाता हूँ तो बरेठी में ही रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे एक बार का ये है कि जैसे हमारा जो है घर थोड़ा चबूतरा ऊंचे पे है, नीचे जो है फिर मतलब हमारे घर के पीछे से सब चमरोटी पसियान सब वो सब शुरू हो जाता है पीछे से, नीचे वहां लड़के खेलते रहते थे, बचपन का वाक्य। तो मेरे पास बैट बॉल था, तो मेरे वालिद ने दिलाया था कि तुम किसी के साथ न खेलो, अकेले खेलो करो अपने से। तो मैं बैट बॉल लेके नीचे चला जाता जब वालिद नहीं रहते। तो मतलब बैट अपना तो दिन भर बैटिंग करनी। तो मेरे वालिद ने कहीं से देख लिया कि नीचे जाके मतलब ये SC ST के लड़कों के साथ खेल रहा है। तो उन्होंने लतर तोड़ी और बहुत मारा मेरे को, और मैं भी रोया चिल्लाया, बड्डी खोली, घर में आके बैठा। तो मेरी वालिदैन को आके मेरे वालिद ने बोला कि आज के बाद ये लड़का कभी चमारों के लड़कों के साथ खेलने नहीं जाएगा। बहरहाल बात आई गई। 10-15 मिनट के बाद मेरे वालिद कहीं गाँव की तरफ चले गए घूमने उमने, जो आधे घंटे बाद वापस आए तो देखा कि मैं फिर उन्हीं के साथ खेल रहा हूँ बैट बॉल लेके। तो मेरे वालिद ने वालिदैन से बोला आज के बाद इस लड़के को कभी नहीं मारूंगा, बेहा हो गया। तो वो वाक्य जब सोचता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। और भी है, जैसे क्रिकेट खेलने हम जाते थे बूंदा बरेठी। तो एक बार क्रिकेट में 2 बॉल बची थी और उसमें 7 या 8 रन चाहिए थे। तो जैसे गांव में टीम होती है ना, बी टीम में छोटे बच्चे खेलते हैं, टीम में बड़े बच्चे खेलते हैं। तो वो टीम का मैच था, एक लड़का कम था बरेठी की टीम में, तो मेरे को खिला लिया था, जो अच्छा खेलता था वो खिला लेते, मैं लास्ट प्लेयर था। तो बूंदा वालों को हम लोग को एक बॉल में 7 रन चाहिए थी, मैं आखिरी विकेट था। और ये था कि बूंदा वाले जीत जाएंगे, शाम का एकदम टाइम हो गया। तो हमारे जो कप्तान थे मुजीर रहमान साहब, मुज्जू भाई, उनको आज भी हम कप्तानी कहते हैं। मैं छोटा था तो उनने मेरे को, मतलब खेलता ठीक था, तो उनने मेरे को सिखा दिया कि तुम बोलना शाम हो गई है, मेरे को बॉल नहीं दिख रही, नहीं तो ये 7 रन तो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो मैं गया, तुमने बोला, मैंने बॉल फेंकी, मैंने कहा बॉल नहीं दिख रही। तुमने बोला फिर से फेंको, मैं फिर फेंके, नहीं दिख रही। अब उसमें जो है थोड़ा बहस बहुसा हुआ, तो सबने बुलाया बुलाया कि तुम सही बताओ तुमको बॉल दिख रही है कि नहीं दिख रही। हमने कहा अंधेरा हो गया, बॉल हमको तो दिन में नहीं दिखती तो रात में क्या दिखेगी। तो वैसे करके वो फिर बेईमानी करके हम लोग ने मैच वो ड्रा करा के जो है वापस आ गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ साल पहले पीसीजी पर चपर्रो बोलने का एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें आप अव्वल आए थे।
जी याद है आपको? जी जी, अच्छे, बिल्कुल याद है, कहने याद। जी, तो हम चाही थी कि तुम हमका बतावा कि चपर्रो बोले में का मजा आवत है, और बतावा कि तुम बचपन में कौन कौन खेल खेलत रहा। चपर्रो बोले में मजा है, कोनो बात नहीं, तो अपन भाषा है, वही भाषा में आदमी बात करे इसमें। अब वो अपन भाषा में बात करे मजा होता है, सबे का मजा आवत है, तो हमको का मजा आवत है। हम लोग तो घर में तो उर्दू ही बोलत रहे ना मम्मी अब्बू से, लेकिन घर के बाहर जैसे निकली तो चपर्रो में बात शुरू हो जात रही। अब चपर्रो के बात आई है, तो हम चपर्रो में भी आपका एक दो तो शायरी सुनाए दे। और ये रफीक साहब की है, न सोचे कोनो हमार शायरी है, वही मतलब लिखी है, ओका आपका सुनाए दे थी कि सुने। पाखंडी रहे छाव माँ और घामे में जरी हम, पाखंडी रहे छाव माँ और घामे में जरी हम, जलपान करे नेता और भुगतान करी हम, जलपान करे नेता और भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य को देखा, भारत के किसानन के दुर्भाग्य को देखा, गेहूं का धरे दिल्ली भूसा का धरी हम, गेहूं का धरे दिल्ली भूसा का धरी हम। उन्हीं की एक और है, आप सुनिएगा, इसमें बहुत एक दो लाइनें, टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसको सुना देते हैं। जुम्मन से कल कहीं बफाती, जुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझ के हज पर जाओ, जुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझ के हज पर जाओ, किया के लंचपन हुआ न चली, आपन दोनों हाथ बचाओ। तो मुजफ्फरों का हम लोग बोलते रहे हैं, सब जो गांव में रहा थे सबका पता है। अब आपका तो शुरुआतें वही से करे, हमको सोचे थे हमारे तो इंटरव्यू है, आप मुजफ्फरों में करें तो कोई हमको दिक्कत थोड़े, हमका तो एकदम आवत ही नहीं, कोई बनाए के बोले वाली बात नहीं ना। और रही बात गांव में तो वो मौसम के हिसाब से जो है खेल होता रहा है। अब जब सर्दी आ जाए तो आदमी क्रिकेट खेले, अब जब बरसात में लप्पू दाड़ा, और जब बरसात आवे तो वो एक होत रहा है, उसका भी हम खेला है, उसका भी बहुत अच्छा वाक्य आपको बताए। वो जो महुआ के पेड़ से कोवा से का कोवा से निकलती, जुस्ताक, हाँ हाँ जुस्ताक। चुस्ता। तो हम जो है तुतरात रहे बचपन में। और एक हमारा दोस्त है, अब कुवैत में है, वो हकलात रहे। तो हम लोग के सबके मारो बहुत पड़ रही, तो हम लोग खेलत रहे, हम दोनों लोग। कोई हम लोग का किस्सा याद नहीं ना, बड़े लोग आ जाओ यही सुनावत है कि तुम लोग ये तरह करत रहे, हमका नहीं याद कब खेलत। तो बनाई तो जब होता ना जल्ला पर चला जाए तो वो कहे दाल दर्जन होगा, और जल्ला के बाहर तो दाल होगा। तो अब हम दोनों लोग खेलत रहे, तो हम कहा कि दाल होगा दाल होगा दाल होगा, जब हम तो बोलत तो हम तुतरात रहे, दाल होगा दाल होगा दाल होगा। अब वो हकलात रहे, अब बहनों थोड़ा हकलाते, अब बहनों हमारा कुछ कुछ वर्ड में एकता टामा बहनों क्लियरिटी नहीं, तब तो बहुत ही ज्यादा रहा। तो हम कहा दाल होगा दाल होगा दाल, दाल होगा दाल। वो वही तो गाँव में तो लप्पू दाड़ा भी बहुत खेला है, लप्पू दाड़ा गर्मी में लप्पू दाड़ा खेलत रहे। और फिर लूडो कैरम ये सब भी, और गर्मी में कबो को वो कोटी से, और ये सब नहाए के बहुत नजदीक जी में नहाए चले, स्विमिंग बहुत अच्छी करी थी हम। आज हम समझ ला के जब अगर पूल में तैरे का था तो हम 1 घंटा 20 मिनट में 2.25 किलोमीटर तैर ली, गुड। 2.25 किलोमीटर तैर ली थी। तो चपर्रो की तो अपने मजा है, जैसे एक उर्दू में एक शायरी भी है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकती है, सलीकों से हवाओं में जो खुशबू घोल सकती है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो बहुत खूब, यही बहुत चपर्रो के खूब। हम लोग के लिए तो वही हाल है चपर्रो के ना। अभी सीखा चाहिए, पहले ही रहा हम लोग घर में, जब बचपन में रहे तो हमारे घर में जो है हम लोग उर्दू बोला था, अम्मा अब्बा के सामने कब चपर्रो बोले तो बड़ा मार पड़त रही। तो जैसे गांव में लोग हमें शहर से तो कहा आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छा है, गांव में तो सब जगह चपर्रो। लेकिन पहले ये रहा, लेकिन अब हम लोग अपन भतीजन लड़कन से गांव में एकदम यही तरह बोली थी। अब सीखा हम लोग, जहाँ हम तो गए अफ्रीका गए, यहाँ गए, सब जगह गए, सब लोग अपन लैंग्वेज बोला थे, होटलों में आए कि तो हम लोग कहे कही करेगा। तो बोले चाहिए आदमी का अपन चीज सीखा चाहिए, हर आदमी को जानना चाहिए। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट थोड़े बा हम देखिए कि हम क्या बोला थे चपर को जानी थी, सब का जान, जो कम गाँव में रहा हर गाँव वाला जाना थे, ऐसी बात थोड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा काशिफ साहब, आपकी हॉबीज क्या हैं?
हॉबीज का भाई तो ऐसा रहा है कि टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। अभी फिलहाल के लिए जो मेरी हॉबी है स्विमिंग का है, एक्सरसाइज का है। अभी जब तक अफ्रीका में था तो मैं हॉर्स राइडिंग भी करता था। अब यहाँ पे वो इतना एक्सपेंसिव अफेयर है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। जैसे बरेठी जाता हूँ तो हमारे एक भाई लगते हैं, मुन्ना भाई, तो वो अक्सर घोड़ी उड़ी रखे रहते हैं, तो 2-4 दिन फिर हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ। और अभी और ये है कि बुक्स पढ़ने का, अब बुक्स नहीं मिलता तो मतलब हिस्ट्री की कुछ बुक पढ़ने का, हिस्ट्री में मेरा जो है बहुत इंटरेस्ट है। वो बचपन से रहा है, हमेशा से रहा है। और अच्छा, मैंने मतलब काफी वर्ल्ड हिस्ट्री पे, इस पे कोई रिसर्च नहीं, एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट भी आता है, बहुत कुछ सीखते भी हैं उससे। करंट पॉलिटिकल अफेयर पे भी मतलब नजर रखता हूँ। पॉलिटिक्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्या हो रहा है उस पर थोड़ा सा नजर रखता हूँ, ये है। यही सब अभी है हॉबीज। और तो ये डिफरेंट टाइप के खाना खाना सीखना, ट्रैवलिंग में भी काफी इंटरेस्ट था। अभी 1-2 साल से थोड़ा कम हुआ है, नहीं ट्रैवलिंग का मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। जब से थोड़ा सर्वाइकल पेन हुआ है तब से मेरे को थोड़ा ट्रैवल करने में लंबा, जैसे थोड़ा थकान वकान महसूस होती, अब उतना नहीं रहा। लगता है कंफर्टेबल जर्नी हो तो ज्यादा अच्छा है, पहले से ट्रेन से ट्रैवल करने में बड़ा मजा आता है। जी आपको शायरी का भी शौक है? जी जी। आप खुद लिखते हैं या दूसरों की पढ़ते हैं या उसको सुनाते हैं? शायरी का देखिए शौक ऐसे मेरे को जैसे शुरू हुआ कि अभी से 8-10 साल, जैसे मैं पहले कभी सुनता था तो जैसे एक कुछ जैसे शेर होते जिससे कुछ मोटिवेशन और मैसेज मिलता है, और जी जी, बड़ी बड़ी बात आदमी 2 लाइन में कह देता है। ऐसा मेरा बिल्कुल। कुछ नहीं, मैं कभी एक लाइन नहीं लिखा। तो ऐसी जब अफ्रीका में फ्री टाइम शादी से पहले मैं रहने लगा तो मैं ऐसी सुनने लगा, तो मेरे को जी। बड़े बहुत सारे मोटिवेशन उससे मिले। तो मैं हम्म। सुनने लगा, कुछ याद भी हो गए, कुछ देखता रहता हूँ। तो ये मतलब शौक मतलब ऐसे सुनने का, और उसको कुछ याद हो गई तो अपने दोस्तों के बीच में कभी सुना दिया जैसे ऐसे, तो जी उससे क्या होता है जब एक बार सुना दिया तो वो थोड़ा मेमोराइज हो जाती है, और जी ऐसे पढ़ा और याद किया तो फिर वो भूल जाती है, तो ये जी। है। जी। हम चाहेंगे कि आप कुछ मोटिवेशनल शायरी के कुछ नमूने हमें सुनाएं। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, मंजिल मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते, तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते, और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते हैं, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। ये नवाब नवाब देवबंदी साहब का शेर है, और मेरे को काफी पसंद भी है। बल्कि मैंने अभी एक याद किया था आपको सुनाने के लिए, वो दूसरा, लेकिन आपने जो है मोटिवेशनल बोल दिया तो फिर मेरे को ये हल्का सा याद करके सुनाने, वो दूसरा भी सुना देता हूँ। अब्बास काबी साहब का है कि दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, और हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम है सूखे तालाब पे बैठे हुए हंस की तरह, हम है सूखे तालाब पे बैठे हंस की तरह, जो ताल्लुकात को निभाते हुए मर जाते हैं, जो ताल्लुकात को निभाते हुए मर जाते हैं, और घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है, आपको नजर है भाई सुनिएगा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, हम तेरे बहुत शहर खूब। से जाते हुए मर जाते हैं, और किस तरह लोग चले जाते हैं उठ के चुपचाप, सुनिएगा भाई बहुत गहरी बात है इसमें, किस तरह लोग चले जाते हैं उठ के चुपचाप, हम तो ये ध्यान में रहते हुए भी मर जाते हैं, किस तरह लोग चले जाते हैं उठ के चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए भी मर जाते हैं, और उनके कत्ल का भी इल्जाम हमारे जिम्मे है, उनके कत्ल का भी इल्जाम हमारे जिम्मे है, जो हमी को जहर पिलाते हुए मर जाते हैं, जो बहुत हमी खूब, को बहुत खूब। जहर पिलाते हुए मर जाते हैं, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं,
हम है वो टूटी हुई कश्ती वाले ताबिश, हम है वो टूटी हुई कश्ती वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं, जो बहुत खूब, किनारों को बहुत खूब, मिलाते हुए मर जाते बहुत हैं। खूब। अब्बास ताबिश साहब के ये शेर है, पाकिस्तान के शायर हैं। हम्म। जी अच्छा, परगना चाइल्ड ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर में बिखरे हुए परगना चाइलियों को आपस में रूबरू कराना। आप जी। पीसीजी के एक एक्टिव मेंबर हैं। आपकी राय में पीसीजी अब तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में किस हद तक कामयाब रहा है? वो तो जो आप पहला ऑब्जेक्टिव बता रहे थे वही मैं बताना चाह रहा था। मेरे को चलिए, मैंने ग्रुप में अपना एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपको कल जब बात हो रही थी तो मैंने आपसे तस्करा भी किया था। मैंने ग्रुप 2010 या 11 में ज्वाइन किया, 11 में शायद ज्वाइन बना। कब है आपका ग्रुप? 10 में। 10 में। तो मैंने 11 में ज्वाइन किया, मैं मसूरी में था। एक साल के बाद मुझे अभी याद है 516 वाला मेंबर थे उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया। किसी ने मेरे को बोला, मेरे कजिन ने, कि ज्वाइन कर लो, अच्छा है, तुम फ्री रहते हो तो इससे लोग। ये तो मतलब आप समझिए कि मैं आपको जानता हूँ परगना चाइल्ड ग्रुप के। वो बात अलग है कि शादी ब्याह में हम आपको देखते हैं ना देखते 500 लोग भी, लेकिन मेरी आपकी कोई जान पहचान नहीं, जबकि एकदम बगल का है। इतनी सारी रिश्तेदारियां सब दूर दूर से जुड़ी हुई। कम से कम इस ग्रुप के थ्रू मैं 1000 लोग को तो ऐसे मेमोराइज नहीं हूं कि जाना हूंगा, जिन जो एक तरह से मेरे वालिद को या मेरी मदर को या मेरे दादा को या मेरी दादी के बहुत ही करीबी लोग, या मेरे चचा के या मेरे मामू के बहुत खास दोस्त थे, या मेरे खालू के बहुत खास दोस्त से कम। तो ये ऑब्जेक्टिव तो पूरी तरह से आप समझिए कि अचीव हुआ है कि जहां भी कोई चाइल्डी है, अगर वो उसके कोई रिश्तेदार, कोई अहबाब है, उनके बारे में जानना चाहता है तो इसके थ्रू जो है कनेक्ट। एक आपको जैसे मैं बता रहा था कि जब शुरुआत के मैं कैरियर में था तो फिर जो है मेरा थोड़ा सा इधर चाइल्डियों से तो एकदम ही मेरा कभी कनेक्शन नहीं था। बरेठी से कनेक्शन एक अलग बात है, चाइल्डियों से कनेक्शन होना एक अलग बात हो जाती है। तो मेरा चाइल्डियों से जो कनेक्शन की जो अच्छी शुरुआत हुई, पता है ना, एरोगेंस बहुत ज्यादा था, वो तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आदमी कम होता है। बरेठी वालों से, बूंदा जो आसपास के गांव है वहां के लोग तो मेरे को जानते थे, बाप दादा इसकी वजह से, क्रिकेट खेलने की वजह से। जो आसपास के अवधान, बरेठी, व्यूर, ये सब लोग जगह जानते थे। लेकिन चाइलियों से जो है मेरा कोई कनेक्शन एकदम नहीं था। और मैं बरेठी से इलाहाबाद सिर्फ 1.5-2 साल रहा, वो भी मैं उधर चौक में इधर रहा, तो करैली तो कभी आना जाना नहीं। जो चाइलियों से मेरा कनेक्ट बना है, जो लोग जानने लगे लोगों, ये सिर्फ परगना चाइल्ड की वजह से, ग्रुप की वजह से। ये मैं कोई बढ़ा चला के आपको बात नहीं कर रहा है, दैट के आप सोचो कि हाइपर बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। इसी की वजह से मैं बहुत सारे लोग को जान गया जो चाइलियों में, अपने आसपास 2-4 गांव को छोड़ के भी। और उसी की वजह से मैं इंटरेस्ट लेने लगा, शादी ब्याह में फिर आने लगा, तो लोग मिलने लगे, हर शादी में सोशलाइज होने का मेरे को हमेशा से वो था। लेकिन छुट्टी नहीं मिलती थी, फिर स्पेसिफिकली छुट्टी लेके शादी। अब मैं प्लान करता हूँ, जब मैं बाहर रहता था अब्रॉड में, तो मैं प्लान छुट्टी का इस हिसाब से करता हूँ कि जिस टाइम इंडिया में शादी का मौसम हो, कि मतलब एटलीस्ट 10-15, वो होता है ना कि एक टाइम ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन तो शादी रहती है, पहले दिन भी पड़ जाती है, तो कम से कम 15-20 महफिल अटेंड कर लूं। वैसे टाइम में ही मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो है छुट्टियां हो, तो उसी टाइम में मैं आके और लोगों से मिलूं, मुलाकात करूं, जानूं। अब तो बहुत ही, तो ये परगना चाइल्ड ग्रुप की वजह से ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो तो उसके लिए तो क्या बोलते हैं कि मेरा बोलना तो खैर आपके जैसे, आपके सामने या भाई के सामने, या जैसे लोग मतलब आते रहे हैं, काफी सीनियर लोग, काफी हाईली क्वालिफाइड, उस हिसाब से तो मेरा कुछ एजुकेशन को लेके या इसको लेके कोई पैगाम नहीं। बस हाँ, एक पैगाम ये जरूर है कि आदमी को मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने रूट से कनेक्टेड रहे। अगर गांव में कुछ खेती बाड़ी, थोड़ा बहुत घर है या कुछ है, तो उसको आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि ना बेचे। वो ठीक है, बीमारी अगर पढ़ाई में बेच दिया, बात अलग है। अब इलाहाबाद में, करेली में घर बनाने के लिए तो मेरे समझ से जो जायज नहीं है, वो एक चीज हो गई। और दूसरी चीज मैं ये देख रहा था कि जैसे अब अभी मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था, इस बार मेरे वो क्लियरिटी, जैसे मैंने बोला मैं पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा नजर रखता हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताया नहीं, उस पर भी वो भी मेरा एक शौक है, काफी एक्टिव रहता हूँ, जब से अभी 3-4 महीने से टाइम नहीं मिल रहा है। और इंडिया में आके थोड़ा पॉलिटिकल उस पर व्यू देना, तो लोग ऑफिस में थोड़ा वो रहते हैं ना, तो उस हिसाब से हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे
वो नहीं करता कि लोग दूसरे इसमें सोचते हैं। जब अब्रॉड में रहता हूँ तो खुल के डालता हूँ। तो अभी जो मैंने देखा ये है कि जैसे अपने चाइलियों में एक तो मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है, तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप खुद देखिए कि जो अपने में से कोई लीडर निकलने, पहली बात तो लोग एजुकेशन का ये मतलब नहीं जॉब करना, वो तो हम लोग की मजबूरी थी, कोई इनकम नहीं थी और मजबूरी में वो जॉब के लिए आ गया। मतलब अगर मैं पॉलिटिक्स में होता शायद ज्यादा अच्छा कुछ करता, मतलब मान लीजिए पॉलिटिक्स में होता या अपने शहर में होता, कुछ अच्छा भी कर सकता था, खराब भी हो सकता था। जैसे अभी कुछ यंगस्टर आ रहे हैं, अपने यहाँ के लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। जैसे मेरे एक कोशिश कर रहा है एक मेरे चचा का लड़का, एक और लड़का जो आपकी उस पे आया था जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और जो 2-4 लोग हैं भी एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो मैंने देखा है कि लोग किसी की बुराई या भलाई से नहीं, जैसे अपने लोग जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अपने लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। ये नहीं कहूंगा कि मैं टाल खींच देते हैं, अपने लोग उनको, जैसे आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी उसको मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है सब जगह, तो अगर कोई एक बंदा अपना कैसे भी खड़ा है, कुछ भी कर रहा है, खड़ा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो कम से कम उसको तो कर सकते हैं ना। तो अगर अपनी कोई लीडरशिप अगर कोशिश कर रहा है, स्पेशली पढ़े लिखे लड़के, तो उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करें। दूसरा एक जो है अपना जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, बट उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरे को कई बार बोला भी आप मेंबर बन जाइए, बल्कि जावेद फुप्पा ने हमारे बोला भी कि तुमको हम बना, मैंने कहा मैं रहता नहीं। तो उससे भी काफी काम हो रहा था, वो भी थोड़ा सा अभी कम है, उसमें भी अगर लोग और कनेक्ट हो तो और अच्छा होगा। और अपने लोगों को मतलब आपस में जो है थोड़ा मिल के रहे तो आप कम्युनिटी के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। और क्या पढ़ाई, और एक चीज और बड़े ये है, क्या बोलते हैं, देखिए याद आ गया आपके, जो इनके लिए तो मैसेज दे सकता हूँ, बहुत छोटे लड़के हैं जो हमसे 10 साल 12 साल 15 साल छोटे वाले हैं, उनके हेल्थ पे कोई क्या बोलते हैं लोगों का वो ध्यान नहीं है, ना पेरेंट्स का ना उसका। जो अभी आज से पीछे वाले, मतलब जो हमसे 10-15 साल पहले छोटे बच्चे हैं, उनका देखिए, उनका हेल्थ पे, उनको वो मोबाइल पे और मतलब एक्सरसाइज पे, ना खेलने पे ना कूदने पे, उस पे कोई नहीं। जो बच्चा अगर मान लीजिए कोई एजुकेशन पे है, और पेरेंट्स का भी एक्चुअली ध्यान नहीं, पेरेंट्स सोचते कि बच्चा पढ़ लेगा तो सब कुछ कर लेगा, और तो हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं। जबकि ये बहुत ही मतलब दीन के बाद सबसे बड़ी चीज तो हेल्थ ही है इस दुनिया में। जैसे एक है भी ना, if wealth is gone, nothing is gone, health is gone, something is gone, and character is gone, everything is gone। तो कैरेक्टर आप समझिए, दीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बाद सबसे दुनिया के लिए सबसे चीज, आदमी मजबूत होगा तभी तो कुछ करेगा ना। पढ़ाई तो ठीक है, उसके बाद वो तो अच्छी चीज है, तो उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि लड़का कितने बजे उठता है, गुटखा खाता है कि सिगरेट पीता है, कहाँ जाता है, इस एज में क्यों नहीं भाग पा रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये इससे करें तो फिर जब लड़के तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने काशिफ साहब। काशिफ साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया यही बहुत बड़ी बात है, वरना तो मतलब मैं तो थोड़ा इसमें आने के, क्योंकि आपके मैं प्रोग्राम शुरुआत के 8-10 एपिसोड पूरे देखे हैं। तो उस टाइम थोड़ा फ्री था, अभी 2 महीने से थोड़ा काम बढ़ गया, तो मैं देखा काफी अच्छे लोग, काफी एज वाले लोग, काफी बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो रह चुके हैं, वो सारे लोग आए। तो उस हिसाब का मेरे पास अभी कुछ नहीं है, अभी एज भी है, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। और लेकिन बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। शुक्रिया। नहीं, माशाल्लाह, आपके पास भी 16 साल का तजुर्बा है और वो हम सबके लिए एक मोटिवेशन है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे इंशाल्लाह। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।